हमनी के पढ़ रही जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमार गुप्त प्रथम। इसी को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक के टिक मार दिया जा, पूछ दी कि गोविंद गुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को जाना जाता है। इसका कार्यकाल है 415 से लेके 454 के बीच। यही कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहला, विक्रम ना कहीं भागलपुर में बा। इसका निर्माण किए थे धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक कही तो गोपाल, वही ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। हम लोग आगे बढ़ा जब राजा उनके नाम से तक्षशिला चल रहा हुई। आगे देखल जाओ, कह रहा है कि नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय नायका में दिलेवा। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का क्या है? संकुलन है। यही नालंदा में जीव तो अलग अलग प्रकार के मठ मिलता है, बौद्ध मठ। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी, माने जब शासन करते रहे। और यह निर्माण कार्य परिवर्ती सम्राटों के शासन काल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय 3 गो कौन कौन? थेरवाद, महायान और ब्रजयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। हीनयान महायान के बात नहीं क्या करते हैं जी, कहता कि थेरवाद, महायान और वज्रयान ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यही सिद्धांत के पाठ वहां पर पढ़ाए जाते थे। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास के स्थित बोध गया या कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। देखो नालंदा भी पढ़े जाता रह जा, बोध गया भी जाता रह जा और कुर्कीहार भी जाता रह जा। कहा के तो चीन हो गई, भूटान हो गई, बांग्लादेश हो गई, तिब्बत, थाईलैंड जितना बाटे, श्रीलंका, बर्मा, जहां तक मैंने बौद्ध धर्म चलेला प्रचार प्रसार भई गए सब यही आवत। आज पूरे बिहार में देखब तो नालंदा बोध गया ऐसा धरती है कि यही जैबन तो अलग अलग टेम्पल बनावल बा। पहिलका तो महात्मा बुद्ध के एगो स्पेशल, वो हमें जीव तो मोबाइल कुछ ले जाए के लाऊ नहीं थे। वही भले 1 रुपया लागेला ना, भले लता टिकट है लेखा एगो दे दिया बाइक से सब। वो हमें जीवा तो फोटो भी खींचे के तारे लाऊ नहीं थे। हाँ, अब सुनो, जातना बाटे अलग अलग टेम्पल तो अपन देश के निर्माण कैले वाला सब। चीन वाला कही चीन टेम्पल, चाइना टेम्पल, बांग्लादेश टेम्पल, थाई टेम्पल, थाईलैंड वाला, भूटान टेम्पल, बुझलू सब अलग अलग बाटे। आगे देखल जाओ, कह रहे कि कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ है। कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी अब कौन हुआ? स्कंद गुप्त हुआ। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनर्द्वार किया था। कहे के मतलब सुदर्शन झील को निर्माण करवाया था अशोक ने, और इसका पुनर्द्वार करवाया, मैंने फिर से विकसित कैला झील लागू तो तब कही तो स्कंद गुप्त। गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में। गिर और गिरनार पर्वत गुजरात में। स्कंद गुप्त ने पैणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अशोक गुप्त किसको सौराष्ट्र माने गुजरात का गवर्नर बनाया? पैणदत्त को गुजरात का गवर्नर बनाया। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। स्कंद गुप्त में
अच्छा ठीक बा, कहाँ तक पढ़नी है अभी कि हुनों का आक्रमण शुरू हो गया और अंतिम शासक कहेगा तो गुप्त था। गुप्त विष्णुगुप्त था ना, गुप्त वंश में अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। हाँ, अब कहाँ से पढ़े के बाद? हाँ चला जा, सुना जाए। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। माने यही अभिलेख से हमनी के जानकारी पहली बार मिला रहे कि सती प्रथा घड़ी चलत रहे, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर, किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख मिलता है, सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहते थे? गणिका कहलाता है। क्या कहलाता है? गणिका। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्या के क्या कहा जाता है? कुटनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। माने विष्णु धर्म के ही राजधर्म अपन बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन गरुड़, गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। गरुड़ के देखले पड़ा जानो, उहे गरुड़ महाराज गिद्ध। कह रहे कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से मिलता है? तो देवगढ़ जिला कही तो ललितपुर का दशावतार मंदिर से मिलता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं थे? हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे देखल जाओ। कह कि यह किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। केन बेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर सहायक नदी जमुना के काम करती है, मिल जाती है। आगे देखा जाए। कह कि यह जनता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में से केवल 6 ही शेष है। माने पहले 29 गो गुफा रहे आ वो में से अभी जवन बाटे 6 गो बा। आ टोटल गुफा का हो गइल बा? भरा गइल बा। ठीक बनू डिमला गइल, भरा गइल। जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। माने गुप्त काल के 2 गो गुफा अभी बाटे, 16 और 17 क्रम के। कह रहे कि इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। उनकरे चित्र मिलेला। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण माने मृत्यु, महापरि ना महाभिनिष्क्रमण का मतलब त्याग होला और महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। इस सबके बारे में जानकारी तारा मिलेला 17वां गुफा से। ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की चित्रवली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल है। फिर भी अधिकतर कह देगा तो गुप्तकालीन है। ठीक बनू, अधिकतर गुप्तकालीन है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा किसकी गुफा है? बाघ की गुफा है। जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश, धारवाड़ कही तो कर्नाटक में बा, आधार कही तो मध्य प्रदेश में बा। तो कह रहे कि जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। कह देगा कि अन्य गुफा जो बाघ की गुफा कहलात रहे
ये किसको काट कर बनाई गई है? विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा था? पंचतंत्र। ये कह देगा कि किस में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसी पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद दूसरा स्थान इसी का आता है। कौन के? पंचतंत्र। इसके लेखक विष्णु शर्मा। इसे 5 भागों में बांटा गया। इस पुस्तक को कितने भागों में बांटा गया? 5 भाग में। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लघ प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट एक वो अपना नाम से आर्यभट्टियन लिखे और एक सूर्य सिद्धांत लिखे। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। यह बतैले रहन आर्यभट्ट कॉलम की सूर्य ग्रहण कैसे लागेला और चंद्रमा ग्रहण कैसे लागेला। आर्यभट्ट जीरो के खोज कही आर्यभट्ट, पाई के खोज कही आर्यभट्ट, लेकिन शून्यवाद के जनक कहा जाता है ना, तो नागार्जुन को कहा जाता है। ध्यान दिया जा, शून्य के खोज कही तो आर्यभट्ट और शून्यवाद के कही प्रवर्तक तो नागार्जुन। आगे देखल जाए, कह रहे कि आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमती है। यह बतैले रहन सबसे पहले। ठीक है। वराह मिहिर ने बृहत संहिता पंच सिद्धांतिता सिद्धांत, गृह जात, लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौगोलिक भूगोल, भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। चर्चा की गई है। भौतिक भूगोल और एगो राजनीतिक भूगोल, दो गो भूगोल होता है। ये कैसे कहा जाता है कि भौतिक भूगोल है राजनीतिक भूगोल? नहीं के पता। देखा जा, भौतिक भूगोल के मतलब होला ना कि हेजिंग पहाड़ बा, हेजिंग झील बा, हेजिंग झरना बा, वो अनुसार देखब स्थल के जल के अनुसार ओकरा कहा जाला भौतिक भूगोल। आ एगो राजनीतिक भूगोल के मतलब होला हेजिंग पटना बा, हेजिंग दिल्ली बा, हेजिंग आगरा बा, हेजिंग भारत बा, हेजिंग इंग्लैंड बा, फ्रांस बा, माने नाम से पुकारल गई तो का हो गई? राजनीतिक हो गई। समझ आइलू? वैसा ही देला कि राजनीतिक रूप से कहेगा रूस, तो कहाँ पड़ता है? यूरोप में। काहे कि ओकर राजधानी कहाँ बा? मॉस्को यूरोप में पड़ेला। और वही कह दी कि भौगोलिक दृष्टि से तो सबसे ज्यादा बातें हमनी में, यही से एशिया में कहाला। ठीक है। तो भौतिक दृष्टि से कहाँ बा रूस? मॉस्को में की एशिया में। दिमाग लगाओ कह दी कि राजनीतिक रूप से तो यूरोप में। ठीक है। वैसा ही राजनीतिक रूप से तुर्की कह दिला यूरोप में जाला, और भौतिक रूप से तो एशिया में आ गया तुर्की। मानो आगे देखा जाए, कहा रही जो क्वेश्चन। हाँ, कह रहे कि ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ई नक्षत्र के बारे में वैज्ञानिक भी रहन और गणित के बारे में गणितज्ञ भी रहन के ब्रह्मगुप्त। उसने यह घोषणा करके न्यूटन सिद्धांत के पहले ही कल्पना कर ली थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या करती हैं? गिरती है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है। पृथ्वी से ऊपर जाइब, तेजी से ऊपर जा चाहे नीचे जा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेला, आ ये लेवल पे रहब तो गुरुत्वाकर्षण बल का रही? बढ़ल अधिकतम रही जाएला नु। चन्हाक के कारण ना रहे। देखो इन्ने बुरबकाही कर दिलन। बीच में अंग्रेज जब एंट्री मारलन तो अंग्रेज के लावे के सबसे काम कैला मुंगल। आ मुंगल अब कनी के लावे के कैला सब पहले दबदबा बना लस अंग्रेज।
अब का कइला सकी जवना घर में कोनो चीज मिलता किताब कॉपी या कोनो कोनो बढ़िया बढ़िया चीज सब लेके भाग बुला सका हवा उन्हें यूरोप में यूरोप में ले जाके आए अपने कह सकी हम ही खोज कैले बानी क्या कह सो कि हम ही खोज कैले बानी समझलू तो उहे हो जाला तो कहे लगे सकी हम ही खोज कैले बानी एजिए के कहे हम ना बात पति हमारा हंसी बरेला कहीं कहीं मार्केट में जाई ना तो दुकान वाला कोनो भेटाला तो कहलन कि अच्छा भैया एगो फलना आदमी नाम से भेटाई हम कहत रहन कि हम भेजी के हई हनी तो हऊ हनी हई हऊ दिक्कत तो कहीं कि हाँ सब कोई बरांडे भग गई तो क्या करबे तो इहे होला कि श्रेय ढेर आदमी लिहल चाहेला सब कुछ के होला न हो लेकिन करे खातिर सब कोई आगे ना आवेला आगे देखा जाए तो इहे माने काम कइले रहन जा कि पहिले इहे देले रहन जा अपन खोज कइलन जा आ एकर श्रेय सब ले लस यूरोप होला ले लसनु अइला सा कॉपी किताब उठा के ले गिलसा पढ़ के कह सकी होशियार बन आगे देखो कह रहा है कि तो यह कही कि गुरुत्वाकर्षण के खोज सबसे पहले क्या कइले रहे ब्रह्म गुरु आ एकरे सिद्धांत के बाद में कहलो न्यूटन ठीक बा नु संग्रहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है नया करें नोट कि कही कि पहले ब्रह्मांड से संबंधित रचना कौना शताब्दी में आई रहे चाहे अंतरिक्ष के बारे में 12वीं शताब्दी में आई कनी के दे दिला अंग्रेजवा के तुम्हारे के पड़ेला 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी ठीक है नु चाहे 16वीं शताब्दी 15वीं दिलन हो और आगे देखा जा कहता कि गुप्त काल में पलकाड़ो ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा पशु चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखा किसने पलकाड़ो ठीक बनू कौड़ वंश के संस्थापक बतैले रही वासुदेव बतैले रही नु कौड़ वंश के संस्थापक वासुदेव आ ई हटे पलकाड़ो तो ई पलकाड़ो कह दी कि चिकित्सा वाला पुस्तक लिखले रहे केकर चिकित्सा पशु के जानवर के चिकित्सा के ओकर नाम रहे पुस्तक के हस्तायुर्वेद नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है इस पुस्तक में नुस्खे सूत्र और उपचार विधियां दी गई है कहे का मतलब नुस्खा जो ना प्रोडक्ट तैयार कर जाला आयुर्वेद वाला जैब तो कहबा कि अश्वगंधा सर्पगंधा ई सब दबानु हो तो एगो एलोवेरा ई सब देखल राम बाबा के जौन बूटी बाई सब माने रामदेव वाला तो कहे के मतलब उहे कुल बूटियन के का कह जाला नुस्खा कह जाला ठीक बा तो नुस्खा सूत्र और ओकर विचार उपचार या विधिया के बारे में जानकारी मिलती है किसमें नवीनतम में ई लिख लिया जाए करे के टिक मार दे जा काहे कि ढेर लइकन के पतो ना हो कि नवीनतम का है पुस्तिका है तो याद रही कि पुस्तक है का के पुस्तक है तो ये कहिया जाए जड़ी बूटी के खून का खाने कूटे वाला के का है पुस्तक है जड़ी बूटी है और खान कूटे वाला पुस्तक है और है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई पुराणों की वर्तमान रूप से रचना कब हुई गुप्त काल से पहला हूँ पुराण के रचना भइल हुई लेकिन बढ़िया से अगर बैठेला सही काम नहीं कही तो पूर्ण रूप से तो गुप्त काल में इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है कि मतलब इतिहास में कौन कौन परंपरा चलत रह ठीक है ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में कहता कि परंपरा कौन कौन चलत रहे ठीक है माने नहीं जाए इसे आज कैसे मानो छठ मनावत दीपावली मनावत सब पहले के परंपरा है तो ये सब आगे देखो करे कि संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय का था भाषा था तो गुप्त काल में कहीं कौन भाषा चलत रहे संस्कृत जैन धर्म में कंफ्यूज का है वाला जा बोला जा बौद्ध धर्म में करे कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का कहा गया है रुपया कहा गया है रुपया का कहा गया है और कह दी कि जब सूरी वंश से आई रहे शेरशाह तो वो घड़ी चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था रुपया वो घड़ी कहा रुपया
ओकरा पहले कहल भी रहे रुपयक्का, रुपयक्का ठीक मानू चांदी के। ये आगे चल के रुपया रुपया कहे लगल है। देले रूपक कहत रहे नु कैसे दो। हाँ तो एक पहले पढ़ रही है वो हमें। हाँ ये हमें कहल जाता रहे रुपयक्का, रुपयक्का ठीक मानू। शेरशाह होला कहल चांदी के सिक्का के रुपया, वही गई से रुपया 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 कहे लगल ठीक मानू। उहे कह दी कि इंडोनेशिया में एकरा के रुपया कहल जाला। अभी देला कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया ठीक मानू, रुपया लगा दे। आगे देखा जाए कह रहे कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। माने कुल स्मृति है नारद के, कात्यायन के, बृहस्पति के और याज्ञवल्क्य के। इनका जना के रचना हुई है कब, गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ, गुप्त काल में। और कुषाण काल में कही तो खड़ा बौद्ध धर्म होला, बताइए नहीं नु बुद्ध के मूर्ति खड़ा कुषाण होला। आई कह दी तो गुप्त काल में मंदिर के शुरुआत भई ठीक है नु, मंदिर बनावे के। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास कब हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। 3 गो मूर्ति ठीक है नु। कह रहा है कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया। माने मंदिर बनावे खातिर बताओ जवना घरी ही मंदिर मशहूर चली तो घरी दान में आदमी ना जी जमीन हो मंदिर बनावे के देवे करी। और घरी जानते वाला कि जवना घरी मंदिर है तो घरी ब्राह्मणों भी खुश रही जना के दान उनमें मिली। तो वही घरी क्या भई रहे कि गाँव दान में मिलत रहे के करा जौन बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण घरी रहन जा। कह रहे कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। साहित्य खातिर कहता कि लौकिक साहित्य खातिर गरी माने जानल जाता है। कह रहा है कि भाष्य के 13 नाटक इसी काल के हैं। भाष्य के एगो 13 नाटक एगो एथी पुस्तक इहो कह दी इसी काल में था। शूद्र का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम क्या लिख रहा है शूद्र एक कह जाला। मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। निर्धन ब्राह्मण का मतलब समझा चला जा, गरीब ब्राह्मण के साथ प्रेम देखावत रहे के करा संगे वेश्या के साथ, यही के कह जाला मृक्ष कटिकम पुस्तक। मिट्टी के खिलौना की गाड़ी ठीक मानो। करेगी प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसको मृक्ष कटिकम को। शूद्रक एक और लिखले रहा ठीक मानो। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। पूछ दी कि कौन भाषा में रहे तो नंबर से बुझा जाता का हो देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत भाषा में विशाख दत्त लिखले रहा। हाँ गुप्त काल संस्कृत में चलते बा। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। गुप्त राजा का एक और कहानी बा हमें रामगुप्त ठीक बानू। रामगुप्त जानता हो जाके एक और भाई हवन चंद्रगुप्त प्रथम की द्वितीय का ध्यान हमरा नहीं पड़त लेकिन कनिए जना के भाई रामगुप्त बीचवा में ये रह चंद्रगुप्त के लाइन सीरीज जब हमनी के सीरियल से देखा जाला तो यही हाँ रामगुप्त रहन ठीक बानू दले बानू हो। चंद्रगुप्त द्वितीय की फर्स्ट प्रथम की द्वितीय आगे दले बा देखा जाए लिखल है हुई। कहता कि जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है। जो अपनी रानी ध्रुव देवी को शक
के शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कहे के मतलब हाँ विक्रमादित्य ठीक है हो शक के मार के विक्रमादित्य के उपाधि के धारण के रहे में देले हुई पढ़ाईले रही नु विक्रमादित्य के उपाधि धारण के रहे ना हाँ शक के मार के चांदी के सिक्का चलैले रहे आ विक्रमादित्य के उपाधि धारण के रहे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सुना जा कहे के मतलब कि चंद्रगुप्त के बड़ भाई हलन के रामगुप्त समझलू तो लाइन से ये पूछेला सीरियल से तो याद करे के पड़ेला। तो रामगुप्त बड़ भाई हलन तो उनकरा बेरी का हो रहन कि शक एगो आक्रमणकारी राजा रहन शक शासक में आक्रमणकारी मतलब बहुत ही मतलब मजबूत शासक हुई। तो अब वो करे के चलते ही का कैलस रुद्र दामन रहे नु हाँ केकरा के मरले रहे हाँ तो उहे आक्रमणकारी के रू थोड़ा जाना उससे मतलब नहीं है कि सके के आक्रमणकारी जौन रहे माने मजबूत शासक तो ओकरे बेरी कमजोर हो गिलन के रामगुप्त आ रामगुप्त कमजोर हो गिलन तो ई का मिलन कि अपन मेहरारू को ओकरा के दे देलन तो अब ई भाई देखलस कि हमार भौजाई शक राजा रखियस तब वही में ही मारले रहन के चंद्रगुप्त द्वितीय गोइलन मेहरारू के भेष बना के घुस गुलन भौजाई के जगह पे ही है ठीक मानू आ जाके ओकर तलवार से काट दिले हुई अंदर की आ जब काट दिलनु तब जाके का भई कि ये धारण कैलन विक्रमादित्य के पाद समझ गेलो। अब विक्रमादित्य के का कैलन उपाधि धारण कैलन आ वही घड़ी चांदी के सिक्का चलैलन आ वही चांदी के सिक्का के नाम दिहल गई रुपयक्का का दिहल गई रुपयक्का। अब देखा जाए आगे क्या कहता कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा मिलती है। तीसरी भारतीय रचना है ये अभिज्ञान शाकुंतलम जिसका अनुवाद 1789 ईस्वी में यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। हाँ 1789 ऐसी अभी आगे लगी है ऐसी प्रथम और द्वितीय रचना है क्रमशः मनु स्मृति 1776 में और भगवत गीता 1785 में माने एक के चेंज करके अंग्रेजी में लिखल गया ठीक है हो मनु स्मृति के 1776 में अंग्रेज लिखले बड़ा सब और ये 1785 में कही तो भागवत गीता सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है ठीक है ना। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह जब समाप्त भई नगरों की क्रमिक का पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता माने हो गांव के ग्रामीण रहोगी तो नगर के एक के बेर क्या हो गई समाप्ति हो गई धीरे धीरे ठीक है ना। अब एक शासक के नाम सुना जाए हाला नहीं करे के शासक धीरे धीरे लाइन से खाली सुन ला जाए। पहिलका संस्थापक कही तो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी भई घटोत्कच बतैले रही आ घटोत्कच के बाद में आई चंद्रगुप्त प्रथम आई एक के उपाधि मिला रहे महाराजा धीराज की चंद्रगुप्त प्रथम की उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बाद में कह देगा चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हाँ तो याद करे के बाकी समुद्रगुप्त के बाद में अलन के रामगुप्त
रामगुप्त के बाद में इनकर भाई आई छोट चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मरलस तो फिर जाके इटा के उपाधि धारण विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य के उपाधि दिलस के चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनल कुमार गुप्त। एक कह जाला गोविंद गुप्त, कुमार गुप्त प्रथम के कह जाला नु। अब कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी बना स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के बाद में अंतिम शासक बन गए विष्णु गुप्त। तो इतना लिस्ट का करिए कापी पे बना ले तो अब कंफ्यूजन ना रही कि कौन कौन कैसे बा। याद बा कि भूल जा पूछी पहिल का कही संस्थापक बाद वास्तविक संस्थापक कही चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद वही रामगुप्त। कंफ्यूज क्या हो तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अइलन के चंद्रगुप्त प्रथम अइलन तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त के बाद में अइलन रामगुप्त। रामगुप्त के बाद में अइलन चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अइलन कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के प्रथम के बाद में अइलन स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद में अइलन विष्णुगुप्त। बस कहानी गुप्त कल के ठीक है। अब जाके लिख ले का पीछे अपना बढ़िया से अब देखल जाओ आगे छोड़ दिया। अब काल नहीं कहे करके पढ़ा दिए। चलो आई वाकाटक वंश में आवल जाओ। चलो वाकाटक वंश के ठीक बा। वाकाटक वंश में आवल जाओ। वाकाटक वंश में देखा जाए वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। लगभग बात कहता अनुमान से ठीक है। पर कि वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति नामक के व्यक्ति रहे वही वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ जेकरा के कहल जाला आज महाराष्ट्र में बा। करे के पहले बरार भी कहल जाता है ठीक बा नो। तो बरार में स्थानीय शासक थे। केकरा अधीन रहत रहन अधीन रहत रहन सातवाहन के। सातवाहन दक्षिण में रहन नु सातवाहन। आगे देखो कह रहा है कि विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र आया प्रवरसेन प्रथम 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासक हुआ प्रवरसेन। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक वंश का पहला शासक था प्रवरसेन जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। करा के टिक मार दिया जा काहे कि पुष्य मित्र सुन कही तो 2 गो अश्वमेध करैले रहे लेकिन 4 गो करा देलो के प्रवरसेन। अश्वमेध 2 गो अश्वमेध यज्ञ 4 गो तो आगे मिली के 4 गो कर ठीक मानी पुष्य मित्र सुन कही तो 2 गो ठीक। और सुना जा कह रहे कि प्रवरसेन के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में क्या हुआ विभक्त हो गया। वाकाटक साम्राज्य प्रवरसेन के बाद 2 भाग में बट गया। एक शाखा को कहा जाता है प्रधान शाखा माने पहला शाखा बा और दूसरे शाखा को कहा जाता है बासीय शाखा। बासी हो गया हो बरस गुलम के नाम से भी जाना जाता है। वासीय मैंने बासीय लिखा है और कि दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। समानांतर का मतलब एकदम बढ़िया से चला रहा है। और प्रधान शाखा के शासक के राजा देखा जाए कौन कौन था। रुद्रसेन
रुद्रसेन अइलन अपने प्रणव सेन के बाद बट बिल तब रुद्रसेन प्रथम अइलन 335 ईस्वी तक 360 ईस्वी। तब अली प्रभावती गुप्ता का संरक्षण का चला 390 से 410। उसके बाद एक पर्वत सेन बीती 410 से 440।